नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड से बड़ी खबर, छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इसके परिणाम फिर से निकालने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला जेपीएससी के छठी परीक्षा को लेकर, और 8 हफ्ते के भीतर नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश भी जारी किया गया है। कुल 329 सफल उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रार्थी के वकील अमृतांश वत्स ने इसकी जानकारी भी दी है। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर को लेकर हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तो छठी जेपीएससी जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, उसे आज हाईकोर्ट ने फैसले के तहत रद्द कर दिया है। कहा है कि 8 हफ्ते के भीतर नया रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इसके तहत काम कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। कुल 329 सफल अभ्यर्थियों का भविष्य जो है इस फैसले के बाद अधर में लटक गया है। एक बार फिर से इसे लेकर रिजल्ट जारी करने के निर्देश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द होने के साथ अब 8 हफ्ता जो बताया जा रहा है उसके भीतर ये रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रार्थी के वकील जो है अमृतांश वत्स, उन्होंने इसकी जानकारी दी और कहा कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो है इसे लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जो है वो निर्गत किए गए हैं। तो जेपीएससी पर यह बड़ा फैसला देखिए, झारखंड हाईकोर्ट का। और जेपीएससी, छठी जेपीएससी को लेकर पहले से विवाद चलता आ रहा था, कई बार विवादों में घिरा, कई इसे लेकर याचिकाएं भी दायर किए गए थे और सभी याचिकाओं का एक साथ कोर्ट ने समराइज किया, उसकी सुनवाई की। और अब जो है मिनिमम क्वालिफाइंग अंक को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। छठी जेपीएससी के परिणाम को रद्द कर दिया है। 8 हफ्ते में नया रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। 329 ऐसे स्टूडेंट थे, माफ कीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी थे जो सफल हुए थे, उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। सभी लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग भी कर ली थी, अब उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, 8 हफ्ते के भीतर नया रिजल्ट अब जेपीएससी को जारी करना होगा। छठी जेपीएससी के रिजल्ट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कुल 329 ऐसे सफल उम्मीदवार हैं जिन पर इसका असर भी पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर झारखंड से, छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया गया है। जेपीएससी पर झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। 329 सफल उम्मीदवारों का भविष्य अब अधर में लटक गया, क्योंकि 8 हफ्ते के अंदर फिर से रिजल्ट जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। और संजय सिन्हा हमारे सहयोगी रांची से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हालांकि कोई भी जेपीएससी की परीक्षा बिना विवादों में रहे नहीं आगे बढ़ पाई, छठी जेपीएससी सबसे ज्यादा विवादों में रही थी। अब जब नया रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही जा रही है, तो क्या होगा इसका असर? 329 जो सफल उम्मीदवार हैं, कई लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि उनका रैंक जो है वो ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, एक आपको आज जो है हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया छठी जेपीएससी पर। और कुल 4 श्रेणी में बांटा गया था, कुल 15 याचिका थी इस पर। तो 4 श्रेणी में 3 याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन चौथी याचिका जो मिनिमम अंक के आधार पर थी उसे कोर्ट ने सही माना, और सही मानते हुए जेपीएससी के पूरे रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। और 8 हफ्ते के भीतर मेरिट लिस्ट के आधार पर नया रिजल्ट प्रकाशित करने का जेपीएससी को निर्देश दिया गया है। हमारे साथ सीधे जो याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स जी, हम उनसे बात करेंगे कि वकील साहब, एक जो ऐतिहासिक फैसला आया है, अब जो 329 जो अभ्यर्थी जो पूर्व में सफल चयनित थे, अब उनके भविष्य क्या होगा, अब कोर्ट के फैसले को कैसे देखा जाए? माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया हुआ, जिसमेमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुमित कुमार महतो बनाम अदर्स और कई अदर रिट याचिका को अलाउ करते हुए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, जिसमें को चैलेंज किया गया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्लॉज 13 जेपीएससी के एडवर्टीजमेंट में थी, उसको ठीक तरह से कंप्लाई नहीं किया गया, जिसके कारण 100 से अधिक अभ्यर्थी का गलत तरीके से चयन हुआ। इन सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट चैलेंज किया गया था और करीबन 1 साल से ये केस चल रही थी। फरवरी के माह में करीबन 7 से 8 दिन लगातार इसकी हियरिंग हुई थी और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसका जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें एंटायर मेरिट लिस्ट, जिसको हम लोग फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, उसको रद्द कर दिया है और बोला 8 सप्ताह के अंदर एक फ्रेश रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करने के लिए एज पर लॉ और क्लॉज 13 को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को मानते हुए, और यदि जो इतने भी नए अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र
निर्गत करने के लिए order। संजय, 3 बार पीटी परीक्षा का परिणाम आया था छठी जेपीएससी को लेकर और सरकार की नीति पर भी सवाल उठ रहे थे। क्या उसको लेकर भी कोई आदेश जारी किया गया कोर्ट की तरफ से? क्योंकि जो 15 गुना होता है नियुक्ति, जितने नियुक्ति उससे 15 गुना पीटी का एग्जाम रिजल्ट आता है, लेकिन यहां तो कई गुना बढ़ गए। 5000 कुछ छात्रों का परिणाम निकला था, नीति बदलती है और 6000 से ज्यादा हो जाते हैं ये परिणाम। बिल्कुल वकील साहब, ये बात आ रही है कि पीटी परीक्षा में 3 गुना ज्यादा मेंस के रिजल्ट जारी किए जाते हैं, इससे कई गुना ज्यादा इस परीक्षा में नजर आए, तो क्या उसको लेकर भी कोई निर्देश ऐसा कुछ? पीटी परीक्षा को जो लेकर रिजल्ट को जो रिट पिटीशन दायर की गई थी और चैलेंज की गई थी, उसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसमें कोर्ट का बोलना है कि जेपीएससी ने सही प्रक्रिया अपनाया है। कोर्ट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर मेंस पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लॉज 13 ऑफ द एडवर्टीजमेंट में दर्शाया गया था, उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें अलग अलग विषयों में मेंस पेपर में बहुत अच्छे नंबर है, पर लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इशू या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में असफल रहे, वैसे अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया गया था। और रिट पिटीशन से माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों उनके रिजल्ट को अटैच भी किया गया था और बताया गया था कि करीबन 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 40% था कि 100 नंबर का मेंस पेपर हो रहा है, उसमें मिनिमम 40 लाना है। जैसे 10th और 12th में एग्जामिनेशन होता है कि मिनिमम 33 मार्क्स लाना है। तो कई सारे अभ्यर्थी थे जो लोग मेंस पेपर में कई सारे अच्छे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कई सारे पेपर्स में काफी अच्छा नंबर्स लाए थे, लेकिन कोई एक पेपर में पर्टिकुलरली फेल कर गए थे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40 जो है, उससे भी कम नंबर आने पर कई लोगों को पास कर दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस फैसले बड़ा फैसला दिया और इसके बाद छठी जेपीएससी की परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया है। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया नया रिजल्ट जारी करने के लिए, उसके बाद नया रिजल्ट जारी होगा और कई अभ्यर्थियों को फिर से जॉब भी मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झड़प हुई जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, लाठी डंडे चले। यहां पर खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है, घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। नबीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव की एक घटना है। तो सिवान में खूनी संघर्ष हुआ, एक की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हो गए। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े थे, यहां पे घायलों में महिलाएं भी शामिल है। नबीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव की एक घटना है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी सिवान से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। मृत्युंजय, क्या था यह मामला, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक इस पर? ये देखिए, पूरा मामला लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के ख्वासपुर गांव की है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पहले कहा सुनी और देखते ही देखते जो जगह था और क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और तलवारें चलने लगे। इस पूरी घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल है। घायल में पूरी तरह से कुछ महिलाएं भी शामिल है, काफी इंजर्ड है, काफी घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लकड़ी थाना है गांव में पहुंच पूरे मामले की तफ्तीश करे, लेकिन जिस तरह से खूनी संघर्ष हुई है उस तरह गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिवान में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े हैं, कई लोग घायल हुए जबकि एक की मौत भी हो गई है। और चलिए अगली खबर भी सिवान से ही है, जहां पर एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता हुआ। तो देखिए, सिवान से एक दूसरी खबर जिसमें व्यवसायी की ही हत्या की जाती है और व्यवसायी जो है स्वर्ण व्यवसायी के तौर पर सामने आ रहा है जिनकी हत्या की गई है। और एक बार फिर से क्या सिवान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, क्योंकि पहली घटना भी जिसमें खूनी संघर्ष देखने को मिला और उसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े, वहीं व्यवसायी की हत्या कर दी गई है चाकू गोदकर। घटना मैरवा थाना के आदर्श नगर की है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बार फिर से देखिए स्वर्ण व्यवसायी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े चाकू गोदकर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी नवनीत कुमार उर्फ गुड्डू जब आदर्श नगर स्थित अपने घर पहुंचे तो वहां पहले से अपराधी जो हैं वो घात लगाकर बैठे हुए थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया, हत्या की गई और यहां से अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा या कोई रंगदारी का मामला होगा या कोई लेन देन का मामला होगा, ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही क्लियर होता है। आप इस पर मैंने क्या कह रहे हैं? इस घटना का मांग कर रहे हैं प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यवसायियों की सुरक्षा, मैरवा नगर पंचायत वासियों की सुरक्षा, मैरवा क्षेत्र की जनता की सुरक्षा सुदृढ़ होना चाहिए और बहुत मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। प्रशासन
तो भी अपने कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी ना हो, वो पूरी तरीका से इसे लड़ना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का और बात सिपाहियों के करतूत की। समस्तीपुर में सेक्टर मोबाइल के 2 जवानों का जो कारनामा है, जो करतूत है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा। ये दोनों जवान रोसड़ा के एक होटल में पहुंचते हैं, वहां कमरे को खुलवाते हैं, सादे लिबास में पहुंचे थे और वहां ये ग्राहकों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनसे वसूली भी शुरू कर देते हैं। हालांकि पूरा वाकया जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब सवालों के घेरे में तमाम लोग हैं। 2 जवान जो बताया जा रहे हैं सेक्टर मोबाइल के, उनका नाम कौशलेंद्र और शशि बताया जा रहा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने होटल के कमरे को खुलवाया, ग्राहकों से बदसलूकी की, मारपीट की और साथ ही अवैध वसूली भी की। सादे ड्रेस में ये सेक्टर मोबाइल के जवान यहां पहुंचे थे। हालांकि इनके करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध वसूली का ये तरीका इन लोगों ने अपनाया। सादे लिबास में होटल पहुंचे, ग्राहकों से बदतमीजी की, अवैध वसूली की, लेकिन इनका कारनामा जो है सीसीटीवी में कैद हो गया है। अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। ये मिनी गन फैक्ट्री जो है वो घर में चल रही थी, जिसके बाद यहां पर पुलिस को जानकारी मिलती है, संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है और इस मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यहाँ पर एक घर में बदस्तूर चलता हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी पहले कैसे नहीं लगी। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पटना एसटीएफ और नगछिया पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है और ये सफलता हासिल की, जिसमें भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के सामान को जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्त में आए अपराधियों से इस वक्त कड़ी पूछताछ जारी है। और इधर पूर्णिया में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई की। होटलों में और ढाबे में छापेमारी की गई। एक युवती को गिरफ्तार किया पुलिस ने। उसके बाद उसने जो सुराग दिए, अहम जानकारी दी, उसके बाद अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इस दौरान होटल के मैनेजर, उत्सव होटल के जो मैनेजर है, जो मालिक है, जो संचालक है शकीला, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दावा किया कि सेक्स रैकेट में शामिल सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस फरोशी के धंधे में शामिल युवती ने जो जानकारी दी है, वो अहम सुराग मान रही पुलिस उसे और उसके तहत ही अब आगे कार्रवाई कर रही है। आप वीडियो नहीं कीजिएगा अभी, उसको बोल दिया। मुजफ्फरपुर सांसद और जेडीयू नेता जो हैं निशाद, अजय निशाद, इन्होंने गजफर हुसैन के ऊपर लगे जो आरोप हैं उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस तरह का व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता है और अगर आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो उनके ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पार्टी के असर पर भी। जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, जदयू के बड़े लीडर भी हैं, तो उनको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जो भी किए हैं वो गलत किए हैं। क्या हो आगे? तो आगे जो पुलिस है कार्रवाई करेगी। हालांकि उनका जो टीवी में बयान आ रहा है कि हम इसमें निर्दोष हैं, तो क्या मामला है, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। अगर वो दोषी है तो मैं जदयू के नेतृत्व से यही आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो इनको निष्कासन करें और इन पर जितना जल्दी हो कार्रवाई करें। हम आपको बता दें कि जेडीयू नेता गजनफर हुसैन पर आरोप लगा था, उन्होंने अपने ही पार्टनर के साथ मारपीट की थी। विकास तिवारी उनका बिजनेस पार्टनर बताया जा रहा था, उनके साथ मारपीट की, उनके ड्राइवर गोलू के साथ मारपीट की है। बट से मारकर, रिवॉल्वर के बट से मारकर पहले उनका सर फोड़ा, उसके बाद रॉड से भी उस पर हमला किया गया, यहां तक कि नाखून भी निकाल लिए गए थे। विकास तिवारी उनका पार्टनर था और उसका ड्राइवर गोलू, इन दोनों को बेरहमी से पीटा था गजनफर हुसैन ने। फिर रॉड से पिटाई कर विकास तिवारी और गोलू चौधरी की पीठ को भी लाल कर दिया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उनके गुर्गों ने, गजनफर हुसैन के गुर्गों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दोनों के हाथ की उंगलियों के नाखून भी उखाड़ लिए। पीड़ितों की तरफ से मामला दर्ज होने के बाद गजनफर हुसैन और उनके गुर्गे दिलीप शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात उस कवच की जिसके जरिए कोरोना पर प्रहार किया जा रहा है और इसके संक्रमण को, रफ्तार को कम किया जा रहा है। देखिए, कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं, जिसमें गांव-गांव कोरोना वैन
टीकाकरण को लेकर वैन को रवाना किया गया। ये वैन जो है वो गांव-गांव में जाकर लोगों को टीकाकरण कराती हुई, और ऐसे में अब 2 सेंटर्स बनाए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। यहाँ पर इस 24 घंटे सेंटर्स पर किसी भी वक्त जाकर लोग टीकाकरण करवा सकते हैं, जिनमें डॉक्टर्स के साथ एएनएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। इसमें 44 वर्ष की आयु के लोग अगर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच टीका लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग उनको करानी होगी। वहीं अगर शाम 5 बजे के स्लॉट निबंधन कराने के लिए लोग पहुंचते हैं तो उनकी उम्र सीमा जो तय की गई है वो 45 उम्र से जो जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है 45 साल से, वो लोग जा सकते हैं। पाटलिपुत्र में इसे लेकर चल रही तैयारियों का जायजा हमारे सहयोगी साकेत ने लिया है। के 2 सेंटरों पर अब 24 घंटे टीकाकरण का काम होगा। हम अभी पाटलिपुत्रा अशोक होटल में खड़े हैं। ये चूंकि क्वारंटीन सेंटर भी इसको बनाया गया था, अब यहाँ पर 24 घंटे टीकाकरण होगा, क्योंकि अब जो कोविड के पेशेंट है वो यहाँ नहीं है और यहाँ पर जांच भी की जाती थी। जो कोविड के मरीज हैं उनकी यहाँ पर पहले जांच होती थी। आप देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिख दिया गया है कि यहाँ पर जांच जो है वो अब नहीं की जाएगी, उसको गार्डिनर रोड में हस्तांतरित किया गया है। यानी अब यहाँ पर ना जांच होगी, अब यहाँ पर टीकाकरण का काम होगा और 24 घंटे टीकाकरण चलेगा। इसके लिए पटना के जिलाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसकी शुरुआत कल से होगी। और जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से 18 से 44 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच अगर टीका लेना है तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद वो आकर यहाँ पर टीका लेंगे। वहीं 5 बजे से शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक जिनको टीका लेना है वो सीधे स्पॉट पर आकर यहाँ पर ऑन स्पॉट निबंधन कराते हुए टीका ले सकते हैं। और जिनकी उम्र 45 से अधिक है वो स्पॉट पर कभी भी किसी भी समय यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचेंगे, यहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और टीका लगाया जाएगा। ये व्यवस्था जिला प्रशासन के तरफ से 2 जगहों पर की गई है, एक पाटलिपुत्रा अशोक होटल में और दूसरा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कंकड़बाग इलाके में है वहाँ पर किया गया है। और धीरे धीरे इसे और भी इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। फिलहाल 2 सेंटर बनाए गए हैं और जिलाधिकारी ने खुद दोनों जगहों पर घूमकर तैयारी का जायजा लिया है। कल से इसकी शुरुआत होगी, यानी मंगलवार से ये जो सेंटर है दोनों ये काम करने लगेंगे। तो एक अहम है क्योंकि लगातार टीकाकरण को लेकर जो बातें हैं किस तरह से इसे बढ़ाया जाए। पहले ही सरकार ने जो टीका एक्सप्रेस वैन जो है वो रवाना किया है जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को टीका दे रहा है। अब ऐसे में पटना में इसकी शुरुआत हुई है कि 24 घंटे टीकाकरण का काम चले। इसके लिए 3 शिफ्टों में जो डॉक्टर हैं, एएनएम है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर टीकाकरण को लेकर जो अभियान चल रहा है उसमें इस फैसले से तेजी आएगी और इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर भागलपुर से जर्दालू आम की 2000 पेटियां दिल्ली पहुंच गई है। जी हां, 2000 पेटियां दिल्ली के बिहार भवन पहुंच गई और अब यहां से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कई गणमान्य लोगों तक इसे भेजा जाएगा। 2007 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के जर्दालू आम को भेजा जा रहा है और कल ही 2000 पेटियां भागलपुर से ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना की गई थी। ये दिल्ली के बिहार भवन में पहुंच चुकी है। अब यहां से इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहां भेजा जाएगा। कई गणमान्य लोग भी हैं जिनके यहां इस आम को खास तौर पर भेजा जाता है। अगली खबर सरकारी व्यवस्थाओं की, उसके लचीलेपन की और लापरवाही से जुड़ी हुई है, जिसमें लोहरदगा में देखिए अंचल अधिकारी जो हैं उनकी खुद की गाड़ी जो है वो नदी में फंस जाती है। काफ़ी मशक्कत की गई, ड्राइवर ने निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी जो है और ज़्यादा धंसती चली गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि ग्रामीणों की मौजूदगी थी, उन लोगों ने किसी तरह से कड़ी मशक्कत की और उसके बाद इस गाड़ी को धक्का मारकर इस नदी से बाहर निकाला जा सका। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये है लोहरदगा की तस्वीर जहां पर किस्को प्रखंड में अंचल अधिकारी जो हैं वो सरकारी गाड़ी से तसला नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए नजर आए और इसी दौरान नदी में गाड़ी जो है फंस जाती है। ड्राइवर ने भरसक कोशिश की नदी से गाड़ी को निकालने की, लेकिन गाड़ी और ज्यादा धंसती चली गई। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। किस्को प्रखंड के सीओ बुडाई सारू इलाके का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन उससे पहले ही तसला नदी में उनकी गाड़ी जो है वो फंसती है और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से उसे निकाला गया। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो सवाल खड़े करती हैं लापरवाही
को लेकर किस तरीके से ये तस्वीर नजर आई, जहां ड्राइवर जो है वो नदी में गाड़ी को लेकर चला जाता है। रात की बात ये थी कि नदी जो है वो छोटी थी, ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन कभी कोई हादसा हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि ग्रामीणों की सजगता की वजह से सब कुछ सकुशल रहा। और चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आज़ादी के बाद लोगों को व्यवस्थाओं में बदलाव की ज़रूरत थी। लोगों ने ये राहत की सांस ली कि अब शायद स्थितियां बदलेंगी। लेकिन आपको बक्सर की एक तस्वीर पुराना गांव की दिखाते हैं, जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक सड़क लोगों ने देखी ही नहीं है। ये तस्वीर आपके सामने है। हल्की बारिश हुई नहीं कि नारकी स्थिति में यहाँ की गलियां, सड़कें, मोहल्ले जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। सड़कों के नाम पर सिर्फ कीचड़ है, मिट्टी है, गाद है। शादी के लिए दूल्हे को इन्हीं रास्तों से निकलना पड़ता है। दूल्हे के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी कि उसे लोग कंधे पर जगह दे देते हैं, लेकिन बाराती जो हैं वो इसी कीचड़ में घुसकर यहाँ से बारात में शामिल होने के लिए निकलते हैं। इसलिए आपको किसी के पैरों में चप्पल नजर नहीं आएगी। ये सभी बाराती हैं, सज धज कर ये सभी बारात के लिए निकले हैं, लेकिन सिर्फ ये साज सज्जा जो है वो चेहरे पर नजर आती है। लेकिन जैसे ही आप उनके पैरों की तरफ नजर डालेंगे, देखिए ये कीचड़ से सना हुआ पूरा इलाका, और दूल्हे राजा खुद सवारी कर रहे हैं, किसी गाड़ी पर नहीं, अपने परिजनों के कंधे पर। शादी के दिन था, बारिश हुआ था तो गांव में पानी हो गया था, तो वही कंधे पर गए थे, वही वीडियो वायरल हुआ। बारात गया था, शिवगंज टोला बोलता है, मानव डेयरी के पास में है। कब से रोड नहीं है आपके यहाँ? बहुत दिन से, हमारे जन्म से पहले से ही रोड, जब से आज़ादी हुआ तब से रोड नहीं है यहाँ पर। आज़ादी के बाद रोड नहीं है। अगली खबर जहानाबाद से, जहां पर प्रशासन ने एक बाल विवाह को होने से रोका है। जी हां, जैसे ही प्रशासन की टीम को जानकारी हुई कि एक बच्ची की शादी कराई जा रही है जो नाबालिग है, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है और माता पिता को समझाने की कोशिश की गई। जहां पर दलबल के साथ पहुंची टीम ने बताया कि ये कानूनन अपराध है और दोनों पक्षों के बीच बैठाकर काउंसलिंग होती है। कानूनन अपराध बाल विवाह को बताते हुए उन्हें बताया गया कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं और ऐसे में इस वक्त ये शादी अवैध है। पाली के नगवा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर एक बच्ची को नाबालिग होते हुए भी शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस की इस पहल के बाद इस बच्ची को बचाया गया। जानकारी नहीं था, बच्ची के शादी तय किए थे, लेकिन कानूनी हम लोग के बोर्ड जोड़ के बताए कि भाई कम उम्र में शादी करेगा तो केस होगा, फंस जाएगा, जेल जाएगा, तो हम लोग शादी पहले कंडक्ट कर दिए। वीडियो साहब ने वहाँ पे जाके जांच पड़ताल की तो उसमें ये पाया गया कि लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल की थी और लड़का रहने वाला था कल्पा थाना के अंतर्गत। तो बाल विवाह अधिनियम के उल्लंघन होने के कारण इस विवाह को रोका गया। दोनों बच्ची और बच्चा के माता पिता को समझाया गया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये कानूनी अपराध है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।